डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जाखरा की आवाज पर आप सभी प्यारे प्यारे किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि पुनः आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं, जो है कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0। आप लगातार इसे सुनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर, क्योंकि ये खास कार्यक्रम आपके लिए ही है और ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है। किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम में भी हम बहुत सारी खेती किसानी से जुड़ी उपयोगी और व्यवहारिक जानकारियां प्राप्त करेंगे। आज का हमारा विषय ही कुछ ऐसा है। आज हम बात करेंगे बैंगन की फसल, सही पोषण, बेहतर उत्पादन। क्योंकि बैंगन एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है, लेकिन सही समय, उचित पोषण और वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी के बिना किसान अपेक्षित उत्पादन नहीं ले पाते हैं और फिर कभी कभी मायूस होते हैं। लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए और इस विषय पर विस्तृत रूप से सही जानकारियां लेने के लिए हमारे बीच हमारे फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे आज के गेस्ट। बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहते हैं श्री अनुज तिवारी जी का, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया अनुज जी, और आज हम सब्जियों के राजा भी कह सकते हैं बैंगन को, है ना? हाँ जी, हाँ जी। बैंगन की फसल पर आज हम आपसे जानकारियां चाहते हैं। आपने अपना समय दिया है हमें, तो हम आपसे अच्छी से अच्छी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या हम अपनी चर्चा शुरू करें? हाँ जी जी। सबसे पहला सवाल ही हम आपसे ये करना चाहते हैं कि बैंगन की फसल लगाने का उपयुक्त समय क्या है और ये फसल लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है, और मुख्यतः हमारे भारत देश में बैंगन की फसल कहाँ कहाँ होती है? बैगन की फसल को लगाने का समय जो है, साल में 3 बार बैगन की फसल को लगाते हैं। इसको जून जुलाई, है ना, और फरवरी मार्च, मतलब जनवरी फरवरी में लगाते हैं, जून जुलाई में लगाते हैं, और आपका अक्टूबर नवंबर में। जी। कितने समय की ये फसल होती है? ये फसल, बैगन की फसल लंबे समय की होती है। इसको तो तैयार होने में टोटल समय जो उसका लगता है बैगन की फसल को, आपका जो 6 मंथ यानी कि 180 डेज, 180 डेज तक ये फसल चलती है आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। और किस तरह की खेती है, अगर हमारे किसान भाई इसे करना चाहें तो? ये आपका किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी फसल है, क्योंकि लगातार फल देती रहती है और इसकी तुड़ाई हर 3 से 4 दिन बाद किसान भाई करते हैं, जिसका बाजार में अच्छा भाव मिलता है। तो किसानों के लिए बहुत अच्छी और ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल है। इसमें अच्छा मुनाफा किसान नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि बैगन जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है ना। और इसका जो आपका ये गांव से लेकर शहर तक हर जगह की रसोई में आपको बैगन जरूर मिलेगा। और साल भर उगाई जाने वाली फसल है। और इसकी जो खेती मुख्यतः जो है, आपका उत्पादन इसका जो है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ज्यादा होता है। हाँ, ये फसल जो है इसका घरेलू उपयोग के अलावा निर्यात भी काफी होता है बैगन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुज जी, ये भी बताइए और डिटेल में बताइए कि बैंगन की फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन का क्या महत्व है और ये उत्पादन को किस प्रकार से प्रभावित करता है? संतुलित पोषण प्रबंधन, इसमें संतुलित पोषण प्रबंधन में आता है कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट किस किस मात्रा में लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और कब इसको लगाना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ, पौधे को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें कुछ प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं और कुछ ट्रेस एलिमेंट होते हैं। मैक्रो, माइक्रो और जो ट्रेस एलिमेंट है, मेजर, मैक्रो, माइक्रो, 3 टाइप के न्यूट्रिएंट जो कि फसल को लगते हैं। और प्राइमरी न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें बेस न्यूट्रिएंट यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनकी सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पौधों को जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये मिट्टी में कम पाए जाते हैं और इनकी पैदावार के लिए इनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो 3 न्यूट्रिएंट है, इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद इनकी पौधों को, इनकी भी काफी मात्रा में पौधों को जरूरत पड़ती है बैगन की फसल को, है ना। तो क्योंकि ये अगर न्यूट्रिएंट संतुलित मात्रा में मिल रहे हैं फसल को, तो उससे आपका मैक्सिमम उत्पादन मिलता है। और आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं,
माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। तो ये टोटल मिला के आपके 16 न्यूट्रिएंट हो जाते हैं जिनकी पौधों को जरूरत पड़ती है, जो कि अपने संपूर्ण अच्छा उत्पादन लेने के लिए इन सारे न्यूट्रिएंट की पौधों को जरूरत पड़ती है। अगर ये न्यूट्रिएंट संतुलित मात्रा में पौधे को मिलते हैं तो इससे उनका अच्छा फसल का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। जी, तो ऐसे में अनुज जी, बैंगन की अच्छी वृद्धि के लिए कौन कौन से प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? प्राइमरी पोषक तत्वों की अगर मैं बात करूं तो उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम। और सेकेंडरी पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अगर नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो पौधों की वृद्धि, हरियाली और प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। फास्फोरस जो है आपका जड़ के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि फास्फोरस का एनर्जी का सोर्स है, उससे एनर्जी का सोर्स एनर्जी मिली प्लांट को तो वहाँ रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, जड़ का विकास अच्छा होगा। जड़ का विकास अच्छा होगा तो फूल और फल ज्यादा बनेंगे, क्योंकि जड़ का अच्छा डेवलपमेंट है तो आसपास जो भी न्यूट्रिएंट है पौधा अच्छे से ले पाएगा, तो उससे फूल और फल बनने में मदद होती है। और पोटेशियम जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और फलों की गुणवत्ता को सुधारता है। तो ये हो गया प्राइमरी न्यूट्रिएंट। और अगर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं। कैल्शियम जो आपका सेल वाल को मजबूत करने में मदद करता है और जड़ों की वृद्धि में विकास के लिए आवश्यक होता है। और आपका मैग्नीशियम जो है आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आता है, ये क्लोरोफिल बनाने में सबसे मेन रोल इसका होता है, फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल अच्छा बन रहा है, फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा है तो उससे क्या होगा, पौधा ग्रीन रह रहा है तो बाकी भोजन बन रहा है, वो हो रहा है तो आपका ओवरऑल प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, उससे फ्रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, यानी कि बैगन का फल अच्छा बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में सल्फर आता है जो कि प्रोटीन और विटामिन के निर्माण में सहायक होता है। और ये जो उसके अलावा जो और बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो कम मात्रा में पौधों को उनकी उपयोगिता होती है, जैसे कि आयरन है, जिंक है, बोरॉन है, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, है ना। तो ये पोषक तत्व भी अपना अपना इनका भी एक महत्व है फसल के अंदर। जैसे कि आपका आयरन है, आयरन का कमी का लक्षण ऊपरी पत्ती पे दिखाई देता है, लेकिन ये क्या है, क्लोरोफिल और एंजाइम एक्टिवेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है। वैसे जिंक है, जिंक आपका क्या, जिंक में ऑक्सीजन हार्मोन होता है, रूट डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। बोरॉन है, बोरॉन का क्या रोल कर रहा है बैगन की फसल में प्ले कर रहा है, वो बोरॉन क्या होता है, आपके मेल फ्लावर को मजबूत करता है। ऐसे ही जिंक फीमेल फ्लावर को मजबूत करता है, तो दोनों मेल और फीमेल फ्लावर मौजूद होंगे तो पॉलिनेशन अच्छा होगा तो फ्रूट सेट अच्छा होगा, तो ज्यादा आप मतलब फ्रूट ड्रॉप नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा फसल में फलों की संख्या ज्यादा बनेगी। तो ये मेन बिंदु है। अगर मैं एक सिंगल न्यूट्रिएंट के बारे में बात करूं तो उसमें सबसे जो मेजर न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इनके लिए यह जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को बोलते हैं क्लोरोफिल तो बना ही रहा है, जिससे पत्तियां हरी रह रही हैं, स्वस्थ रह रही हैं, प्रोटीन अच्छा बन रहा है, न्यूक्लिक एसिड के बनाने में काम कर रहा है। इसकी जो कमी है शाखाओं में बहुत जल्दी होती है, पत्तियों में, है ना, और इसकी अच्छा होगा तो तने और शाखाएं खूब बढ़ेंगी, पत्तियों का ग्रोथ करता है। ये नाइट्रोजन के काम है। बहुत बेहतर जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन हम अपने कार्यक्रम में अनुज जी हमेशा ही सॉइल टेस्टिंग यानी कि मृदा परीक्षण की बात करते हैं, तो खेती शुरू करने से पहले मिट्टी परीक्षण का क्या महत्व है और ये किसानों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है, विशेषतः बैंगन की खेती में? जब भी आप कोई फसल लगा रहे हैं तो वहाँ पे खेत में लगा रहे हैं तो हमें फसल लगाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेरी फसल को किस किस पोषक की जरूरत है और कितने मात्रा में जरूरत है। अगर ये चीज हमें पहले से मालूम होगा तो हम अपने फसल में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब संतुलित उर्वरक कैसे पता चले खेत में कितना जरूरत है, तो उसके लिए हमें मृदा परीक्षण बहुत आवश्यक है। मृदा परीक्षण अगर हम करवाते हैं तो वहां से हमें अब उसका मृदा परीक्षण करने के बाद उसकी रिपोर्ट से हमें ये पता चलेगा कि मेरी फसल में इस पोषक तत्व की कमी है या इस पोषक तत्व की अधिकता है। तो जो किसान भाई अपने खेत में खाद डालते हैं, खाद और उर्वरक, तो वहां पर वो ये देख सकते हैं कि मेरी फसल में भाई यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन कम है, अगर तो आपका वर्मी कंपोस्ट और फार्म यार्ड मैन्योर और वो सारी चीजें ज्यादा डालेंगे। तो देख रहे फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस ज्यादा देंगे, अगर फास्फोरस पहले से ज्यादा है तो उसकी मात्रा कम करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम वहाँ पे कर रहे हैं तो इससे हमें ये पता चलेगा खेत में किस न्यूट्रिएंट की कमी है।
किसकी कमी है? जिसकी कमी है हम वही देंगे और संतुलित मात्रा में उर्वरक देंगे। इससे हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा, है ना। मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा, वहां पे आपके केंचुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, आपका जमीन का ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा हो रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी जमीन की, और आपके उर्वरक जो दिए हैं पौधे को लंबे समय तक मिलेंगे। ये मृदा परीक्षण का बहुत बड़ा उपयोग है। बैंगन की खेती में खासतौर से नमी की जरूरत रहती है। हाँ, नमी की अगर आपका खेत में नमी की जरूरत तो हमेशा बना के रखनी है। उसके लिए आप अपने बैंगन की फसल में आप बराबर लगातार सिंचाई करते रहिए, समय समय पर। सिंचाई की अगर मैं बोलूँ तो हर 8 से 10 दिन में एक सिंचाई करनी है। और अगर खेत में हमारे में ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है तो खेत में पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता ज्यादा रहेगी, जिससे कि पानी सारा लीच होके जमीन के अंदर नहीं जाएगा और आपके न्यूट्रिएंट भी जमीन के अंदर लीच होके ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, जो कि रूट जोन में रहेंगे, जहाँ से पोषण पौधे को लंबे समय तक मिलता रहे। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। किसान भाई बहनों, आज हम आपके इस विशेष कार्यक्रम किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 में बात कर रहे हैं श्री अनुज तिवारी जी से, जो है कृषि विशेषज्ञ यूपी वेस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। आज आप हमें जानकारी दे रहे हैं कि बैंगन की फसल में सही पोषण, बेहतर उत्पादन, इस पर उचित जानकारियां आप हमें दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये खास कार्यक्रम जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज के चैनल पर आप, यानी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है 90.4, इस पर आप लगातार हर मंगलवार और शुक्रवार दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। इसका पुनः प्रसारण भी होता है ठीक अगले दिन 12 बजे। और अगर आप ये कार्यक्रम कभी सुनना भूल जाते हैं, मिस हो जाता है, तो परेशान ना हो, आप हमारे YouTube पेज पर जा सकते हैं, जो है 90.4 आगरा की आवाज। यहाँ पर आप ये सारे ही कार्यक्रम, सारे ही विशेषज्ञ और जानकारियों को आराम से कहीं भी कभी भी बैठकर देख और सुन सकते हैं, और उसी पर संदेश के माध्यम से अपनी राय, अपने सुझाव और आप कार्यक्रम में और क्या जानना चाहते हैं, आपके सवाल क्या हैं, वो भी विशेषज्ञों के लिए हम तक पहुंच जा सकते हैं। बहुत ही आसान है, लगातार आपके फीडबैक्स आ ही रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित है और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ और विशेष बातें हम कृषि संबंधी इस कार्यक्रम में करते रहते हैं। आज भी हम जान रहे हैं बैंगन की फसल के बारे में कि किस तरह से सही पोषण देने से हमें अच्छा उत्पाद मिलता है और हमारी आय भी बढ़ती है। अगला सवाल जो हम आपसे करना चाहते हैं अनुज जी, वो ये है कि बैंगन की खेती में जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक, इनका संतुलित उपयोग करना चाहिए, और वो कैसे कर सकते हैं जिससे कि बेहतर उत्पादन देने में मदद मिले। अगर मैं आपको जैविक खाद और रासायनिक खादों के उपयोग के बारे में बताऊं तो इसमें आपका जैसे जैविक खाद है, जैविक खाद में गोबर की खाद आती है। गोबर की खाद आपको 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अपने खेत में डालना चाहिए, और इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट 2 से 3 टन पर हेक्टेयर, नीम खली और हरी खाद का भी उपयोग खेत में करना चाहिए। इन खादों का उपयोग करने से हमारे खेत की पोषण क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि उत्पादन क्षमता। इससे क्या होता है कि जब हम जैसे खेत में आपका गोबर की खाद डाल रहे हैं, गोबर की खाद डालने से खेत में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, ऑर्गेनिक कार्बन, जिससे क्या होता है जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, पानी को सोख के जमीन के अंदर रखने की क्षमता बढ़ती है। इसमें सभी पोषक न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, तो जिससे कि पौधों को सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। वैसे ही वर्मी कंपोस्ट ये भी बहुत अच्छा खाद होता है, इसको भी देने से यहाँ पे हम जो अपने खेत में दे रहे हैं तो इससे भी हमारे काफी न्यूट्रिएंट खेत को मिलते हैं। नीम खली और हरी खाद देने से क्या होता है, नीम की खली देते हैं तो खेत में जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं जमीन के अंदर, उनके अंडे होते हैं और जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और हरी खाद देने से खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है और हमारे जो उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो भी पौधे को अच्छा मिलते हैं और जमीन का सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, जमीन का भुरभुरापन बढ़िया अच्छा हो जाता है, जो कि हमारी फसल के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा रासायनिक खादों की बात करता हूँ मैं, तो इसमें आपके जो मेजर न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की अगर मैं बात करता हूँ तो बैगन की फसल में आपका 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटेशियम ये आपको देना चाहिए। और आपका खाद जो है बुवाई के समय आधा 30 से 40 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में
जरूर देना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, जब आप खेत में बैगन की लगा रहे हैं तो उसमें 11 मीला कॉम्प्लेक्स 25 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको देना चाहिए प्लांटिंग के समय, और 11 लीवा नेटटागोर का उपयोग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ 30 से 35 दिन बाद अवश्य करें किसान भाई। इससे क्या होगा कि बैगन लग रहे हैं उनका साइज बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कैल्शियम मिल रहा है। और 11 मीला कॉम्प्लेक्स आप लगा रहे हैं खेत में, 11 मीला कॉम्प्लेक्स में क्या है, आपको 9 न्यूट्रिएंट एक साथ में मिल रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, जिसमें कि आपका फास्फोरस है पॉलीफॉस्फेट और आर्थोफॉस्फेट और डाइकैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, और पोटास में एसओपी ग्रेड का पोटास होता है। तो ये आप अगर आप 11 मीला कॉम्प्लेक्स देते हैं तो इससे आपकी फसल को लंबे समय तक न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं और फसल ज्यादा लंबे समय तक हरी भरी रहती है। ऐसे ही किसान भाइयों, आप कैल्शियम नाइट्रेट अगर खेत में डालते हैं तो आपकी फसल में बैगन बड़े, मजबूत और चमकदार पैदा होते हैं। इसके साथ ही मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जब आपकी फसल फ्लावरिंग अवस्था में हो तो उस समय एक खाद आता है बड बिल्डर के नाम से, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की आप बैगन की फसल में बहुत बड़ी उपयोगिता है। अगर आप मैग्नीशियम दे रहे हैं और पत्ती के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम का बैलेंस अच्छा है, तभी आप किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपका पत्ती के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम जब आपका फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है उस समय कम हो गया तो आपका उत्पादन एकदम से कम हो जाता है। जैसा कि आप देखते हैं सर्दियों के समय में जब आपका दिसंबर जनवरी का महीना होता है तो उस समय आप देखो पत्तियों पे पीले और काले रंग के धब्बे आने लगते हैं पत्तियों के बीच बीच में, क्योंकि उस समय पौधा जमीन से उतना न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है, क्योंकि टेम्परेचर काफी कम होता है और ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, तो इवेपोरेशन भी नहीं होता है, टेम्परेचर भी डाउन है। इससे क्या हो रहा है, पौधा न्यूट्रिएंट ले ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी अवस्था में आप अगर आप फॉलियर के रूप में, आप स्प्रे के रूप में न्यूट्रिएंट देते हैं 11 वीटा बड बिल्डर 500 ग्राम प्रति एकड़, तो इससे पत्तियों से आपको डायरेक्ट भोजन मिलेगा पौधे को, क्लोरोफिल अच्छा बनेगा, तो आपके जो बैगन है अच्छे और चमकदार पैदा होंगे। ये अगर किसान भाई आप करते हैं तो इससे आपको अच्छा उत्पादन बैगन की फसल में आप ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हर चीज सही मात्रा और सही समय पर होना बहुत जरूरी है। तो अनुज जी, अगर ऐसे में किसान अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेते हैं तो क्या फसल पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल किसान भाइयों, ये आपको बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो किसान भाइयों में देखता हूँ कि ज्यादातर किसान केवल नाइट्रोजन के पीछे भागते हैं, यूरिया के पीछे, और सोचते हैं कि यूरिया एक जादू की छड़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। ज्यादा नाइट्रोजन अगर आप खेत में दे रहे हैं उससे क्या होगा, आपका पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी, पौधा बहुत कोमल और मुलायम हो जाएगा। वो वहाँ पे ऐसी अवस्था में कीड़े और बीमारियों का अटैक ज्यादा होगा, पौधा वेजिटेटिव फेज में ज्यादा रहेगा तो फूल ज्यादा नहीं आएगा, फल भी नहीं बनेंगे, फूल भी नहीं आएंगे, और पौधा बढ़ रहा है, पौधा मुलायम है, और हर कीड़ा मुलायम पौधे, मुलायम पत्तियों को खाना पसंद करता है। तो वहाँ पे आपका सूट बोरर और आपका जो बैगन में लगता है वो बहुत ज्यादा अटैक करेगा, और फंगस के भी अटैक होने की चांस ज्यादा बन जाती है, तो जिससे कि फफूंदीजनक जो बीमारी है वो बढ़ जाती है और आपके कीड़े की बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है, जिससे आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बैंगन की फसल में जो कीड़े हैं या बीमारियां हैं, ये लगने से पहले ही इसके कुछ लक्षण दिख जाते हैं, तो क्या वो लक्षण हैं, किस तरह की बीमारियां और कीट हैं जो बैंगन की फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये हमारे किसान भाइयों को जानना समझना बहुत जरूरी है। बैगन की फसल में एक सबसे इम्पोर्टेंट कीट है फ्रूट और फ्रूट बोरर, जो कि बैगन की डंडी में भी छेद कर देता है पौधे में, और बैगन की फल में भी। ये सबसे खतरनाक कीड़ा है। इसकी जो सुंडी, जिसको लार्वा बोलते हैं ना, ये फल में छेद करके अंदर घुस जाती है और गूदा को खाती है, जिससे कि बाद में क्या होता है, फल सड़ने लगते हैं और बाजार में बिकने के लायक नहीं बचते हैं, जिससे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा नुकसान बैगन में इसी कीड़े से होता है। तो किसान भाइयों, इसको हमें अगर नियंत्रण करना है तो सबसे पहले संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें। दूसरा, हमें जैसे ही फलों में ये दिखते हैं कि मतलब पौधे का जो ग्रोथ वाला पार्ट है, ठीक है ना, तो वो अगर सूख रहा है, ठीक है ना, मुरझा रहा है, वो शाखाएं, तो उनको तुरंत तोड़ें और खेत के बाहर जाके उनको नष्ट कर दें। ऐसे ही जो फल में आपके छेद हैं, उन फल को तोड़ के खेत में बिल्कुल न डालें, उनको ले जाके बाहर कहीं गड्ढे में दबा दें। नहीं तो क्या होगा, वो आपके बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे जिन फलों में छेद है उनको खेत तोड़ के खेत में ही छोड़ देते हैं।
अगर आपने तोड़ के खेत में छोड़ दिया तो वो उसने वहीं खाया, उसी में बाद में प्यूपा बन गया, प्यूपा से तितली निकली और तितली फिर आपके खेत में अंडे देगी और दोबारा से फिर आपके खेत में वो कीड़े तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। तो एक तो कीड़ा ये हो गया, है ना। अब इसके लिए एक तो हमने खेत उखाड़ के उनको बाहर नष्ट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जैसे आता है नीम का तेल, ठीक है ना। तो 5 ml प्रति लीटर नीम का तेल अगर आप खेत में स्प्रे कर रहे हैं तो शुरुआती अवस्था में उससे लाभ मिलता है। क्या होगा कि आपका कीड़ा ज्यादा नहीं लगा, आपने उसका स्प्रे किया तो जो उसका तितली होता है वो आपके उस पे पौधे पे वहां पे अंडे नहीं देगी क्योंकि आपने नीम ऑयल का स्प्रे किया है। अगर उपयोग वहां पे ज्यादा आपको दिख रहा है कीड़ा, है ना, तो इसके लिए 2-3 दवाइयां आती हैं जैसे स्पेनोसैड और इमामेक्टिन बेंजोइड, इनका छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं जिससे कि आपके खेत में ये कीड़े से आप निजात पा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कीड़ा आता है व्हाइट फ्लाई और एफिड। ये 2 ऐसे कीड़े हैं, ये आपको डायरेक्ट खेत में फलों में नुकसान तो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एफिड और व्हाइट फ्लाई ये ऐसे कीड़े हैं जो कि पत्तियों से रस चूसते हैं। पत्तियों से रस चूसेंगे तो पत्ती पीले और पौधे कमजोर हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इनसे वायरस जैसी बीमारी फैलती है। कोई वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है और एफिड और व्हाइट फ्लाई उसके ऊपर जाके बैठता है और उससे रस चूस के दूसरे अच्छे पौधे के ऊपर बैठ जाता है, तो वहां से ये वायरस ट्रांसमिट करते हैं, वायरस फैलाते हैं। अब इसको किसान भाइयों को कैसे नियंत्रण करना है, इसके लिए आप येलो ट्रैप, ब्लू ट्रैप खेत में लगा सकते हैं। मॉनिटरिंग करने के लिए कि मेरे खेत में एफिड और व्हाइट फ्लाई है या नहीं, उसके लिए 1 एकड़ में 5 से 7 ट्रैप आप लगा दीजिए। ये हो गया मॉनिटरिंग के लिए। स्टिकी ट्रैप होते हैं कि आपका जैसे येलो ट्रैप लगा होगा तो एफिड को माहू बोलते हैं, कहीं माहू, तेला, चैपा बोलते हैं। व्हाइट फ्लाई को बोलते हैं सफेद मक्खी, छोटा सा कीड़ा होता है, ये पत्ती की निचली सतह पे ज्यादा बैठे दिखाई देते हैं। तो जैसे आपने येलो ट्रैप, ब्लू ट्रैप लगाया तो ये एफिड और व्हाइट फ्लाई उनके ऊपर अट्रैक्ट होकर वहां पहुंचते हैं और चिपक जाते हैं। तो ये आपने मॉनिटर कर लिया कि मेरे खेत में कीड़े हैं। तो फिर आपको अगर कंट्रोल करने के लिए लगाना है तो आपको एक एकड़ में कम से कम 40 से 50 ट्रैप लगाने पड़ेंगे। ये आपका आता है बायो कंट्रोल में। इसके अलावा आप नीम तेल का स्प्रे करें और जब आपको लगता नहीं ज्यादा अगर ये प्रॉब्लम है तो वहां पे इमिडाक्लोपिड या थायोमेथोक्साम नामक दवाई जो आती है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, इनको आप अगर खेत में इमिडाक्लोपिड का आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं तो आप एफिड और व्हाइट फ्लाई से काफी हद तक कंट्रोल पा जाएंगे और आप अपने बैंगन की फसल को बचा लेंगे। और ये तो हो गया कीड़ा। इसके अलावा आता है बीमारी, जो मेन बीमारी बैंगन की फसल में लगती है, उसमें जैसे आपका विल्ट होता है। विल्ट में क्या होता है, पौधा एकदम से मुरझाने लगता है, ठीक है, पहले दोपहर मुरझाएगा फिर मुरझा सूख जाता है, ठीक है। तो ये वहां पे ज्यादा होता है जहाँ ज्यादा पानी भरता है। फ्यूजेरियम फंगस होता है इसके अंदर। तो इसको उपाय अगर मैं बोलूँ तो खेत की गर्मियों में अच्छी जुताई करें, ठीक है, बीज बोने से पहले सीड ट्रीटमेंट करें, उससे क्या हम सीरम से या बाविस्टीन से, खेत में कहीं पानी जमा ना होने दें। और खेत में अगर देख रहे प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव करें, तो उससे काफी हद तक आप कंट्रोल पा सकते हैं। दूसरा एक बीमारी आती है लीफ स्पॉट, ठीक है, जिसको बोलते हैं पत्तियों पर धब्बे आने लगते हैं, भूरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और ज्यादा धब्बे हो जाते हैं तो पत्तियां सूख जाती हैं, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसके कंट्रोल के लिए भी कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, ये जो आपके फंजीसाइड हैं जिनको आप करके स्प्रे करके इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं आप। और इनको बचने के लिए उपाय क्या है, खेत में रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, आपको समय समय पर देखना चाहिए, ठीक है। शुरुआती अवस्था में अगर आप उसको देख लेंगे तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। खेत में आपका नीम की खली का प्रयोग करें, नीम तेल का उपयोग करें, जैविक फफूंदनाशक जो आते हैं, ठीक है ना, ट्राइकोडर्मा है, उसको अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उससे आप काफी हद तक आपके इन फफूंद जनित रोगों से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दे दी, क्योंकि ये जानना और समझना और खासतौर से लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है कि कहीं हमारी फसल में कीड़े या कोई बीमारी तो नहीं लग रही। आपसे ये भी अनुज जी हम जानना चाहेंगे कि बैंगन की फसल में खादों की उपयोग क्षमता, जिसे हम की फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी कहेंगे, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर आप हमसे पूछेंगे फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए तो वहाँ पे आपको यही 2-3 चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके खेत में जो ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ये ज्यादा होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है 0.5% से ऊपर ऑर्गेनिक मैटर खेत में होना चाहिए। अगर 0.5% से ऊपर ऑर्गेनिक मैटर है तो आप जो भी आप खाद दे रहे हैं तो वो पौधा मैक्सिमम खाद पौधा लेगा।
अदरवाइज क्या होगा, आपने पानी दिया, खाद दिया, तो वो खाद लीच होकर जमीन के अंदर चला जाता है अगर ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप खेत में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएं। उसके लिए आप हरी खाद को खेत में जुताई करें, है ना। जो आपकी लेगुमिनेसेस जो आपकी खादें होती हैं उनको जुताई करें, जैसे ढैंचा के खेत में जुताई करें, मूंग बोके उसको जुताई कर सकते हैं फलियां तोड़ने के बाद। तो इनको अगर आप करते हैं तो खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कि आपकी खेत में जो आप खाद दे रहे हैं उसको पौधों को अब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाएगी। सबसे अच्छा तरीका यही है, किसान भाई अगर इसको अपनाते हैं ये तरीका, तो उनको उनके खेत में आपका जो फसल है अच्छी होगी और आपका जो ज्यादा से ज्यादा पोषक है वो पौधे को मिल पाएंगे। जी जी, बहुत अच्छा। और ये बहुत जरूरी भी है, जिसे हम कहते हैं खादों की उपयोग क्षमता। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, जो कि बहुत ही जरूरी है, कि बैंगन की फसल में पोषण की कमी के लक्षणों को किसान कैसे पहचान सकते हैं? आपने ये तो बताया मृदा परीक्षण, लेकिन मृदा परीक्षण की जरूरत है, क्या ये भी देखने के लिए कोई समय है? किस समय पर उसका समाधान और कैसे करें? अगर आपने लक्षण कैसे पहचाने कि मेरे खेत में किस न्यूट्रिएंट की कमी कहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर मैं बात करते हैं हम, तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आपका जो मेजर न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधे में हमेशा निचली पत्तियों पे दिखाई देते हैं। निचली पत्तियां जो है पीली होके वो गिरने लगती हैं। तो जैसे आपको लग रहा है पौधे, इससे क्या होगा, पत्तियां कमजोर हो गिर रही हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी तो उनकी जड़ें भी नहीं बढ़ेंगी। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, क्लोरोफिल नहीं हो रहा, जड़ भी, ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आप देख के समझ जाएंगे इसमें नाइट्रोजन की कमी है, नीचे की पत्तियां अगर उसमें पीली पड़ रही हैं। अगर यही तो इसकी उपयोग पूर्ति करने के लिए आपको नाइट्रोजन उर्वरक देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये कमी रहेगी तो फसल की गुणवत्ता में भी कमी आ जाएगी। और अगर हम बात करते हैं कि एक्सेस नाइट्रोजन का भी मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, ज्यादा नाइट्रोजन अगर होगी तो फूल और फल कम बनेंगे। ये तो होगी कमी का। ज्यादा का भी नुकसान है, कम होने का भी नुकसान है। कम अगर पौधे में वहाँ पे नाइट्रोजन कम हो रही तो पौधे की वृद्धि जो रुक जाएगी, पौधा छोटा रह जाएगा, बौना जिसको बोलते हैं, है ना। पत्तियां छोटी रह जाएंगी, रंग पीला हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन अधिक हो रही है पौधे की पत्ती बड़ी होगी, रंग हरा हो जाएगा, लेकिन फूल और फल कम बनेंगे। तो ये अधिकता का हो गया। तो यहाँ पे हमें संतुलित उर्वरक की उपयोग करने पड़ेंगे। ऐसे ही फास्फोरस में देखते हैं, फास्फोरस में पत्तियों का रंग बैंगनी रंग की होने लगती है पत्तियां। तो वहाँ पे किसान भाई समझ जाए कि मेरे खेत में फास्फोरस की कमी के लक्षण हो रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे लक्षण देखकर मेरे ख्याल से किसान को सबसे पहले मृदा परीक्षण के लिए जाना चाहिए। सही पता चल जाएगा कि किस चीज की कमी है, कितनी कमी है, कैसे पूरी की जाए, सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा में हमने जाना कि बैंगन की फसल में सही समय पर संतुलित पोषण और वैज्ञानिक तरीकों का कितना ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे साथ जुड़कर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए आज के हमारे कृषि विशेषज्ञ श्री अनुज तिवारी जी, जो हैं यारा फर्टिलाइजर से ही एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आपकी बेहतर जानकारियां हमारे किसान भाइयों के बहुत काम आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। नमस्कार, धन्यवाद। तो आप सभी किसान भाई बहनों से निवेदन है कि इन सुझावों को अपनाकर आप अपनी फसल की गुणवत्ता को और उत्पादन दोनों को बेहतर कीजिए और आपके परिवार पर, पूरे देश समाज के चेहरे पर, स्वास्थ्य पर मुस्कुराहट लेकर आइए। जी हाँ, हमारे स्वास्थ्य की बागडोर आपके ही हाथों में है किसान लोग। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम के साथ, सिर्फ आज के लिए ही और अभी के लिए ही, मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, वो भी इस वादे के साथ कि जल्द ही होगी एक और विशेषज्ञ और एक और कृषि संबंधी विषय को लेकर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूजा की ओर से नमस्कार।